फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन डिफरेंट कंडीशंस। कहने का मतलब ये है कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जाना था, जहां पे हम लोगों ने एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एरिया रखा था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से गुजर रही थी, जो लिंक हो रही थी, उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा था। लेकिन चूंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कांस्टेंट थी और जो आपका शेप था वो प्लेन था, रेगुलर था, तो इजीली कैलकुलेट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू में ई ए कोस थीटा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए ई ए कोस थीटा बना और फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रखेंगे और ना ही इस एरिया को प्लेन रखेंगे और फिर देखेंगे कि पूरे के पूरे सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये हम लोग कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज माना है हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट चार्ज मान लिया और उस पॉइंट चार्ज में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही है। अब ये कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगेगी, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बीच में एक ऐसा सरफेस रख देंगे जो कि इरेगुलर है, कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं ये प्लेन नहीं है, ये अलग अलग जगह से मुड़ा हुआ है इस तरीके से, राइट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एंटर हो रही है और बाहर निकलेंगी। लेकिन इसमें एक चीज देखने लायक है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है हर जगह पे। क्योंकि यहाँ पर शेप के हिसाब से इतनी है, यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी, इस तरीके से ज्यादा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखें तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए? तो देखिए बहुत सिंपल है। जब हमारे सामने एक बहुत कॉम्प्लेक्स सरफेस होता है और सब कुछ हम लोग एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं बिल्कुल जीरो के बराबर, जिस पर हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं अपने मेन फॉर्मूला की मदद से। उसके बाद इसी तरीके से इंटीग्रेशन करके हम लोग सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं इस यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा एरिया जो है वो कंसिडर कर लिया है। इसको जो है नाम हमने दे दिया है डी ए। अब डी ए जो है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो गलती नहीं हो सकती, राइट। और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल रही है ई। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन के अंदर एरिया भी होना चाहिए ना, मतलब एरिया की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो उसमें से पास होगा ये। तो यानी कि कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलरली जो डी ए है वो कुछ इस तरीके से निकल रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एक छोटा सा एंगल है। ज्यादा बड़ा एंगल नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा एंगल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस एरिया में से पूरी नहीं निकल पाएगी, हमें पता है। तो छोटा सा एंगल थीटा होगा और हमें पता है कि ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो मेन जो हमारा फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल्स टू में ई ए कोस थीटा, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो थीटा की वैल्यू है हमने इसको थीटा 1 मान लिया है, राइट। और ये डी ए है ही, तो यहां से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको E1 नाम देंगे, फाई E1। फाई E1 इज इक्वल्स टू में E1 डी ए कॉस थीटा 1। समझे आप मैंने क्या किया? एक छोटा सा एरिया माना डी ए, जिसमें से एंगल जो बन रहा है वो दोनों के बीच में थीटा 1 बन रहा है। इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो E1 होगी, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा फाई E1। इसी तरीके से यहां पर हम लोग एक एरिया मानेंगे, उस एरिया के अंदर क्या होगा कि जो डी ए होगा और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा 2 बनेगा। E2 की डायरेक्शन ये है ही, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या निकलेगी? फाई E2 इज इक्वल्स टू में E2 डी ए कॉस थीटा 2। इसी तरीके से यहां पर भी मानेंगे हम लोग। यहां पर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर हम लोगों को क्या एरिया मानना पड़ेगा डी ए, राइट। तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा 3, तो हम लोग लिखेंगे फ्लक्स की वैल्यू फाई E3 इज इक्वल्स टू में E3 डी ए कॉस थीटा 3। इसी तरीके से सबके अंदर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपके सामने ये जो मैंने माने हैं, एरियाज माने हैं, ये बहुत छोटे हैं, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो ये जो फ्लक्स की वैल्यू है तो गलत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे फाई E1 फाई E2 फाई 3, इस तरीके से बिल्कुल इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बहुत छोटे छोटे एरिया हैं, तो सबका हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, मतलब टोटल फ्लक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स का इंटीग्रेशन यानी कि फाई ई इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि जो हमारा सिंपल प्लेन और सिंपल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या था? ई ए कॉस थीटा या फिर ई डॉट ए,
ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ रही थी। यहाँ पर ये EDA cos थीटा का इंटीग्रेशन, देखिए सबसे पहली चीज तो हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर हमें टोटल कितने एरियाज मानने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये इनफाइनाइट है, ये पूरा जो सरफेस है इनफाइनाइट है, राइट। इसलिए मैंने इंटीग्रेशन का निशान यहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। इन सबको जब आप लोग जोड़ दोगे, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना बड़ा एरिया है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये आपके लिए रेगुलर प्लेन के लिए है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकला है ये इररेगुलर प्लेन के लिए है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मतलब अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो उसका जो कैलकुलेशन है, उस पूरे फ्लक्स का जो कैलकुलेशन है, जो अलग अलग तरीके से इसमें से निकलेगा, वो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से करेंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है। अब अलग अलग आपको कोई भी बोले कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, एक इरेगुलर शेप है, तो वहां से आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हैं, राइट। इसका मैं न्यूमेरिकल लाने की कोशिश करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ज्यादातर यही पूछा जाता है कि आप लोग कैसे एक इरेगुलर शेप के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला कैसे आप लोग डिराइव कर सकते हैं, तो इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। आगे हम लोग समझने वाले हैं कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलता है, क्या वैल्यू उसकी निकल के आती है, निकलती है तो क्या निकलती है, नहीं निकलती है तो क्यों नहीं निकलती है, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इरेगुलर शेप के अंदर आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई करी नजर आती है, कोई दिक्कत आती है, फिर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।